मज़ेदार और रोचक मुकाबला होगा समस्तीपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना बड़ा पहलवान है और कितना पहलवानी में अपने वोट को ले जा सकता है अपने फेवर में, कि पप्पू यादव ने इस मुकाबले को बहुत रोचक और दिलचस्प बना दिया है कि दो के लड़ाई में तीसरा निकल जाए। तीनों के लिए जीवन मरण का संकट है कि बीमा भारती की हार नहीं होगी, लालू जी की हार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिया ही एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस बाहर करेगी पप्पू यादव को पार्टी से। एक रसीद देकर सदस्य बनाया जाता है राजनीतिक दलों में, उस तरह से सदस्य नहीं बने हैं। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा और लोकसभा चुनाव को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। समस्तीपुर सीट से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है अगर सन्नी हजारी वहां से टिकट ले लेते हैं तो। इसके अलावा पूर्णिया सीट को लेकर हम बात करेंगे। पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया है और भी कई सवाल हैं जो हम पूछने वाले हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से। दो पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणव कुमार चौधरी जी और कमलेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर बात करना चाहेंगे। वहाँ पर दो जेडीयू नेता अशोक चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनको टिकट मिला हुआ है। वहीं सन्नी हजारी जो महेश्वर हजारी, वो भी जेडीयू के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और उनके पुत्र को टिकट मिलने की बात कही जा रही है क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अगर टिकट मिलता है तो किस तरह का मुकाबला होगा वहाँ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होगा क्योंकि हम लगता है कि ये एक कांटे की लड़ाई भी है। दोनों मंत्री हैं और दोनों के पुत्र और पुत्री हैं और ख़ास करके हमको लगता है कि एक जो उनका लड़का है उसको फैमिली का लिगेसी है कि उसके बाबा भी थे रामसेवक हजारी जो 8 बार एमएलए रह चुके हैं समस्तीपुर से, और दूसरे उनके पिताजी जो कि अभी मंत्री हैं। दूसरी तरफ एलजेपी के कैंडिडेट बनी हैं शांभवी चौधरी। उनका भी कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ना पहले से कोई पार्टी में थी, जब आई है उसके बाद पार्टी का ये हुआ है। तो दोनों के लिए प्रेस्टीज का सवाल है जी। एक के हैं नीतीश कुमार और दूसरे के जो हैं वो महागठबंधन से कांग्रेस का है। एक्चुअली टिकट ऑफिशियली नहीं मिला है लेकिन उन्होंने कन्वेंसिंग और कैंपेन शुरू कर दिया है। यंग लड़का है, डायनेमिक लड़का है। क्योंकि सन्नी हजारी को लेकर ये बातें आ रही थी कि वो चिराग पासवान की पार्टी से टिकट चाहते थे लेकिन टिकट शांभवी चौधरी को दिया गया। उसके बाद वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए और प्लस प्रिंस राज भी बहुत दुखी हैं क्योंकि प्रिंस राज उनके साथ थे, पारस जी के साथ थे, तो उनका भी जो वोट है वो भी उनको थोड़ा गड़बड़ करेगा। इसके पहले भी अगर देखोगी तो डॉक्टर अशोक राम जो बालेश्वर राम थे, कांग्रेस के नेता, पूर्व यूनियन मिनिस्टर, उनका बेटा आज से नहीं बहुत दिनों से कम 1.5 दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं उस एरिया में। उसके पॉपुलर आदमी हैं, उन्होंने चुनाव जीता नहीं है लेकिन वो भी एक हो सकता है वहाँ महागठबंधन के तरफ से। रामसेवक हजारी का लिगेसी पिछले हमको लगता है कि कई दशकों से उनका वहाँ पर वर्चस्व रहा है जिसके कारण इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए कि जो समस्तीपुर है पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल ये है और हमको लगता है कि करो या मरो की लड़ाई है वहाँ। दोनों फर्स्ट टाइमर हैं और दोनों फ्रेश हैं पॉलिटिक्स में। एक का हुआ है लेकिन पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, तो इसलिए देखना होगा कि किस तरह से उनका ये होता है। प्लस और जो है दूसरे जो भीतरघात कर सकते हैं वहाँ, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अंदर से भीतर का, ऊपर से तो नहीं कर पाएंगे लेकिन भीतर से कम जाति का वोट किसी के फेवर में आना। अभी तो हम बताएंगे नहीं कि किसके फेवर में क्या है लेकिन ये स्थिति बन रही है ग्रास रूट लेवल पे। जी कमलेश जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भीतरघात की संभावना दिख रही है? देखिए, किसी भी चुनाव के पहले इस तरह की बातें होती हैं और भीतरघात तो लगभग हर चुनाव क्षेत्र में जिनको टिकट नहीं मिलता है वो लोग अपना गुट बना के और अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ अभियान चलाते ही हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टियों में भी होता है लेकिन मुझे ऐसा इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। भुगतना बिल्कुल भुगतना पड़ता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सन्नी हजारी अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो महेश्वर हजारी के लिए कोई बहुत बड़ा धर्म संकट होने वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो जैसा प्रणव जी कह रहे थे कि सन्नी हजारी के साथ एक लिगेसी है, तो ये लिगेसी तो शांभवी चौधरी के साथ भी है। वो भी अशोक चौधरी की बेटी हैं, अशोक चौधरी का भी एक पारिवारिक विरासत है राजनीतिक, तो एक राजनीतिक विरासत शांभवी के। और दूसरी बात है कि शांभवी को लेकर एक उत्सुकता तो है
जैसे रोहिणी आचार्य को लेकर एक उत्सुकता है पूरे बिहार में, उसी तरह की उत्सुकता शांभवी चौधरी को भी लेकर है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, प्रेशर तो रोहिणी आचार्य भी हैं और शांभवी चौधरी भी हैं, तो लेकिन आप देखिएगा कि इन दोनों उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा संकट शांभवी चौधरी के लिए नहीं होने जा रहा है, या सन्नी हजारी भी लड़ेंगे तो वो भी फ्रेशर हैं। तो लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार और रोचक मुकाबला होगा समस्तीपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एक बात हम कमलेश को एक्टिव है, दोनों हैं। महावीर चौधरी उनके बाबा हुए, माने दादाजी हुए जी, और अशोक चौधरी के फादर हुए। लिगेसी है लेकिन उस कंस्टिट्यूंसी से नहीं है, फ़र्क है। वो परिसीमन के बाद वो बरबीघा वाला इलाका जो है, जो बदल गया है, तो उसके बाद ये बात सही है कि वो कांग्रेस के भी कद्दावर नेता थे, कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन इसका लिगेसी है उसी बेसिस पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं। कम से कम समस्तीपुर के रीजन में 8 बार अगर एमएलए रहे, प्लस ये मंत्री रहे, और ये लंबा समय से नीतीश कुमार के साथ रह रहे हैं, तो वो फ़र्क पड़ेगा। मान लो कि हम दरभंगा के हैं, चुनाव लड़ रहे हैं हम समस्तीपुर से, तो फ़र्क पड़ता है। तो उस रीजन का जो लोकेलिटी वाला है, प्लस 2 मैंने और बताया, एक अशोक राम का बताया और एक प्रिंस राज का बताया, तो वो भी एक फ़र्क पड़ सकता है। ये बात सही कहा कमलेश ने कि हर में होता है, भीतरघात करता है, लेकिन कितना वोट कर पाएंगे, ले पाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जी, तो आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का सिचुएशन बना था चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू के बीच में, उस तरह का सिचुएशन या जेडीयू और कांग्रेस के बीच में बनता हुआ दिख रहा है, या जैसे जेडीयू वर्सेस जेडीयू देख रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये अब देखना है कि कौन कितना बड़ा पहलवान है और कितना पहलवानी में अपने वोट को ले जा सकता है अपने फेवर में। ये संभावना हर समय रहती है, क्योंकि इसमें लोग पर्सनल गर्ज भी निकालते हैं। अगर तुमने हमारे साथ कुछ किया है तो इसका बदला चुनाव ही बेस्ट फील्ड होता है बैटल का, जो कि ये लोग निकालते हैं, चाहे जाति का मामला हो, चाहे पिछले संघर्ष का मामला हो, चाहे पिछला कोई वो चुकाना हो, बदला लेना हो, तो ये हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि पार्लियामेंट एक ब्रॉडर है, असेंबली एक छोटा सा ही होता है। पार्लियामेंट में कम से कम 5-6 असेंबली सेगमेंट होते हैं, सबको ठीक ढंग से देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मजबूती से करना होगा, और ये थोड़ा संभव भी नहीं होता है ज़्यादा करना। समस्तीपुर को लेकर मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, जो भी हमारे सवाल जवाब थे। अब क्योंकि समय की भी पाबंदी है और अब भी कई सवाल हैं, हम पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर जाना चाहते हैं कि पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया है, तो वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है या नहीं? अनदर इंटरेस्टिंग कंस्टिट्यूंसी होगा पार्लियामेंट का, वो भी सीमांचल का पहला। और सीमांचल में ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा कि तीनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, इसलिए एक है सिटिंग जो संतोष कुमार हैं, जो एनडीए से और नीतीश कुमार के पार्टी के जेडीयू के हैं, जो सिटिंग हैं। दूसरा जो अभी गए हैं जदयू से आरजेडी में, बीमा भारती जी, जो अभी चुनाव लड़ रही हैं, ऑफिशियल 2 ऑफिशियल हैं। एक रिबेल खड़ा हो गया, तो हम लोग सब पहले भी जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, पूरी परिघटना को हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कब कौन बाजी मारेगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि 2 के लड़ाई में तीसरा निकल जाए, क्योंकि दोनों की कांटे की लड़ाई है। जी, किसकी संभावना दिख रही है आपको? पप्पू यादव और बीमा भारती का डायरेक्ट फाइट है, कि ऑफिशियल कैंडिडेट हैं जी। और पप्पू यादव रिबेल हो गए, वो अब कांग्रेस के भी नहीं रहे, वो इतने निर्दलीय हो गए, उनको तो सिंबल भी मिल गया। हमको लगता है कैंची सिंबल मिला है उनको। पप्पू यादव के लिए डू और डाई की स्थिति है। अगर इस बार ये नहीं कुछ कर पाते हैं ढंग से, तो इनके लिए ना कांग्रेस बचा और ना आरजेडी बचा। ये एक बहुत प्रेस्टीज की बात है, और ख़ास करके वहाँ के लोगों के बीच जितना पॉपुलैरिटी है इनका, और उनका जो अपना काम किया हुआ है, जिसको ये माँ बोलते हैं वहाँ के लोगों के बीच। और काफ़ी देखा भी गया था नॉमिनेशन के समय में, काफ़ी इनका ये हुआ था, स्वागत हुआ था। लोग चाहते हैं अगर ये चूक गए तो फिर इनके लिए पॉलिटिकल एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कैसे लड़े। और इस बार का परिघटना समूचे देश भर में, पूर्णिया ही एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जो नेशनल लेवल पे एक काफ़ी चर्चा में, बहुत चर्चा में है, और ज़्यादा ट्रेंड किया है ये कि कैसे कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई भी इसमें सामने आई है, कि वर्चस्व की लड़ाई है, कि कैसे लालू जी ने उसको टिकट नहीं दिया ऑफिशियल। ये हमको लगता है कि बहुत। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया है, तो क्या ऐसे हालत में कांग्रेस बाहर करेगी पप्पू यादव को पार्टी से?
हाँ, ये तो बिल्कुल तय है। कांग्रेस को वैसे भी कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा था कि पप्पू यादव अभी आधिकारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं बने हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तो करने की घोषणा की है, लेकिन जो एक रसीद देकर सदस्य बनाया जाता है राजनीतिक दलों में, उस तरह से सदस्य नहीं बने हैं। तो इसे तो बचने की भी कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये एक बचने की कोशिश है। राजनीति में ऐसे तर्क बचा के रखे जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जो तीनों उम्मीदवार हैं पूर्णिया में, तीनों के लिए जीवन मरण का संकट है। इसलिए कि अगर पप्पू यादव चुनाव हारते हैं तो दूसरी बार वो फिर किसी तरह के सौदे के लिए, राजनीतिक सौदे के लिए वो काबिल नहीं माने जाएंगे। और अगर बीमा भारती चुनाव हारती हैं तो बीमा भारती भी बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चुनाव के मैदान में उतरी हैं। जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई है। उन्होंने दर बदला है और संतोष कुशवाहा पर फिर से भरोसा किया है बीजेपी ने। तो तीनों लोगों के लिए हमको लगता है जीवन और मरण का संकट है राजनीतिक रूप से, और तीनों अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और बहुत मज़ेदार होगा निश्चित रूप से। जैसा प्रणव जी कह रहे थे कि देश भर में चर्चित अगर है तो इसका कारण यही है कि पप्पू यादव ने इस मुकाबले को बहुत रोचक और दिलचस्प बना दिया है। एक चीज़ हम जोड़ना चाह रहे हैं कमलेश की बातों से कि बीमा भारती की हार नहीं होगी, लालू जी की हार होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये प्रेस्टीज इशू है लालू जी के लिए। इसी प्रेस्टीज इशू को लेकर के पप्पू जी कहीं के नहीं रहे। इसलिए अगर ये हार होगी तो लालू यादव की हार कही जाएगी। पप्पू यादव बिकॉज संघर्ष के नेता हुए हैं अभी पिछले कई दशकों से, उनका लगा है पिछले कई वर्षों से, किसी वर्षों से उन लोग कुछ काम करते हैं तो पॉपुलरिटी है उनकी, लेकिन उनका कोई स्टेक उस ढंग से नहीं है क्योंकि उनका बाबूजी है, माँ है, फल। लेकिन बीमा भारती को स्पेशली जदयू से आरजेडी किया गया। ये पहले से लालू जी तय किए हुए थे कि उसको पूर्णिया भाई, क्योंकि पूर्णिया की रुपौली की एमएलए हुआ करती है, तो वो प्रेस्टीज इशू लालू जी के लिए है। और वो अदर प्रेस्टीज इशू जो है वो नीतीश जी के लिए है, क्योंकि वो तीसरी बार लग रहे हैट्रिक करेंगे। वो अगर करेंगे तो हैट्रिक करेंगे संतोष कुमार। यही मैं कहना चाह रहा था जी। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। कौन है दीपक यादव, क्या हैसियत है इनकी राजनीति? दीपक यादव ने बिहार में अपना जो करियर शुरू किया वो बसपा से किया, बहुजन समाज पार्टी से किया, और ये बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले नहीं, हरियाणा के रहने वाले हैं दीपक यादव। और दीपक यादव ने जब शुरू किया उसके बाद फिर भाजपा में आए, अभी वो राजद में आए। कल तेजस्वी जी ने ऑफिशियली उनको सिंबल भी दिया और कहा कि यहाँ से लड़ेंगे। और बड़े सुलझे हुए आदमी, और बहुत उनका 2008 से वो चला रहे हैं बगहा में चीनी मिल, उसके वो एमडी हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत उनका ज़्यादा शिक्षा ये है, और वो यूके से पढ़े हैं, एमबीए किए हैं लैंकेस्टर से, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने डिग्री ली है। इसके अलावा वो रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक कंपनी, और मान लो हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, मतलब जिसका नाम लेते हैं सभी क्षेत्रों में सभी चंद काफ़ी काम किया। नहीं काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। ये 46-47 वर्ष के हैं और इनके सब बच्चे सब बाहर पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई है। तो इनका 2008 से बगहा के बीच और उस एरिया के ये पॉपुलर आदमी हैं। अब इनके बारे में है कि ये बाहर से क्यों ले, एक मर्मरिंग हो रहा है पार्टी के अंदर कि ये बाहर से ले आए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा में थे, पिछली बार ही लड़े थे चुनाव जिसमें जदयू के जो थे महतो जी, बैद्यनाथ महतो, वो जीते थे, ये नहीं जीते थे। तो अब सवाल है कि अब ये आए हैं मेन फ्रंट पर, और ये फ्रंट पर आए हैं, और तेजस्वी ने काफ़ी तारीफ़ की जब कल उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे हैं और देश राज्य अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ काम करेंगे, इनका अनुभव का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे अपने कंस्टिट्यूंसी में, और थोड़ा सा पिछड़ा इलाका भी है वहाँ पर, इसीलिए हमको लगता है कि वो राजद में। कमलेश जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि माले ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो क्या खास बात है उस घोषणा पत्र में? माले के घोषणा पत्र पर तो सबसे पहले एक बहुत दिलचस्प बात है कि लोकसभा चुनाव में जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल है माले, तो फिर अलग से घोषणा पत्र, क्योंकि वो तो महज 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है पार्टी, तो फिर घोषणा पत्र देने का कोई बहुत मतलब नहीं है। हालांकि आप एक भी सीट पर लड़ते हुए अपना घोषणा पत्र दे सकते हैं, ये तो पार्टियों का जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से बहुत मतलब माले को इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से अलग करती है।
जैसे इस घोषणा पत्र में माले ने कहा है कि चुनाव जो है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए, लेकिन उसमें वीवीपैट पर्ची की गणना होनी चाहिए, लेकिन बैलेट पर वापस नहीं लौटना चाहिए। दूसरी बात माले जो कहती है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए। तो अब इस तरह से विधान परिषद का लगातार पिछले 31 सालों से विरोध कर रही थी माले, और जब मौका मिला तो विधान परिषद का उसने उपयोग कर लिया, अपने नेता को विधान परिषद भेज दिया। तो राज्यपाल के पद के विरोध का क्या उसका तार्किक आधार है, ये अब माले के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत, इस संसदीय राजनीति में जब आप भाग लेते हैं, जब संसदीय राजनीति में जाते हैं, तो संसदीय राजनीति के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। बाकी माले एक राजनीतिक पार्टी है, संसदीय चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, तो उसको अधिकार है अपने रास्ते तय करने के। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप घोषणा पत्र जारी करते हैं इस संसदीय राजनीति में, तो संसदीय राजनीति के मानकों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। नहीं तो ये चौंकाते हैं, आप जी इस तरह के निर्णयों से लोगों को चौंकाते हैं। जैसे हमने जब माले का घोषणा पत्र पढ़ा तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हैरत में डाल रही थी। सही कहा कमलेश ने कि महागठबंधन में भी गड़बड़ी हुई है कि जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अलग से निकाल दिया, अब कांग्रेस मैनिफेस्टो निकाल दिया नेशनल लेवल पे, अब हर पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी निकाले, माले निकाले, कल को और जो घटक दल है टीएमसी निकालेगी, कल को आम आदमी पार्टी निकालेगी, तो फिर एक जॉइंट तो हुआ नहीं इंडिया गठबंधन। उसमें मतभेद देखा जाएगा तो सवाल मतभेद देखा तो सब कंट्रोडिक्टरी। जैसा कमलेश ने क्या कहा कि बैलेट पेपर और ईवीएम ये मेजर है, ये तो मेजर प्रैक्टिकल माने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है कि भाई कांग्रेस कह रही है कि हम ईवीएम करेंगे, आप कर रहे हैं, तो कैसे आप गठबंधन में हैं? वो तभी ना आपको सीट मिला, लेकिन गठबंधन को तो पार्ट आप हैं ही। अगर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लड़ने का अकेले फैसला किया, थोड़ी गठबंधन तो है ही। बेसिकली मेरा ये कहना है कि इस तरह का जो इनर कंट्राडिक्शन है वो सामने खास करके घोषणा पत्र में। अच्छा, घोषणा पत्र कौन निकालेगा? जो रूल करेगा, जो पार्टी आएगी सरकार में वो ना घोषणा पत्र को वो करेगी, जिसके लिए तो 5 एजेंडा निकाल दिया कांग्रेस ने कि हम आएंगे तो क्या क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे, जो उन्होंने निकाला है। जो हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे कांग्रेस के एजेंडा पर, और कांग्रेस ने जो निकाला है 5 पॉइंट्स का। फिर कांग्रेस अभी परसों तरसों पूरा 60-40 पेज का, चिदम्बरम साहब उसके ये थे चीफ मेंटर थे, तो उन्होंने निकाला। सवाल ये है कि इससे मालिक क्या हासिल करना चाह रहा है? राज्यपाल का पद हटा करके ये आप किसको बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फिर अमेंडमेंट करना होगा ना, ऐसे थोड़ी राज्यपाल हटा सकते हैं आप। और ये चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है। बिहार स्पेसिफिक कुछ होता, हम समझते कि बिहार स्पेसिफिक कुछ होता उनके लिए, जो कि बिहार में अगर हम रहेंगे, जो कि विधानसभा की भी बातें कही गई है, कही गई है नहीं। बिहार में जब असेंबली इलेक्शन होगा अगले साल, तो उसमें अपनी बातों को रखते कि हमारी संख्या होगी तो हम सरकार पर ये करना चाहिए, प्रेशर डालेंगे। आप दे दिए हैं, ये बात ठीक है, एकेडमिकली बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल अनुभव कैसे कर सकते हैं आप? असेंबली में आप कुछ कर भी सकते हैं, संख्या ज़्यादा होगी तो सरकार को प्रेशर, अगर महागठबंधन की सरकार होगी तब आप प्रेशराइज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं अगर आपकी सरकार नहीं होगी तो। यही मेरा कहना है और कुछ नहीं। लेकिन बात सही कहा इन्होंने कि जो भाई एक बार आप कह रहे हैं राज्यपाल हटा दीजिए, फिर दूसरी बार आप कह रहे हैं एमएलसी हटा दीजिए, अपर हाउस हटा दीजिए समूचे कंट्री से, तो अपर हाउस हटा दीजिए, फिर आपके मंत्री ये है। आप लोगों ने बस 1-2 पॉइंट को पकड़ा है, लेकिन उसमें किसानों की बातें हुई है, युवाओं की बातें हुई है, तो किसान को ये एमएसपी देंगे क्या? ट्रांसजेंडर्स की बातें हुई हैं। ये सब छोटी चीज़ें जो मौलिक बात बता रहे हैं। ईवीएम कंट्री के फेट को डिसाइड करता है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉडर इशू को ले गए, हम लोग देखे हैं वो हम नहीं ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। अगर ईवीएम बदल जाएगा या ईवीएम नहीं बदलेगा तो देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में अंतर आएगा ना भाई। आज राज्यपाल नहीं रहेगा तो देश का स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। राष्ट्रपति भी तो हटना पड़ेगा, राष्ट्रपति भी इरेलीवेंट है उस हिसाब से। तो इन्होंने क्यों नहीं कहा कि राष्ट्रपति का पद ऐसे ही है, ऑर्नामेंटल है? ये सवाल बेसिक सवाल है ना। राष्ट्रपति का हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? प्रिजाइडिंग करता है राष्ट्रपति गवर्नर्स की मीटिंग को, या सीनियर मोस्ट जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। सीनियर मोस्ट गवर्नर के एब्सेंस में नहीं है तो राष्ट्रपति उसको एड्रेस करती है, तो राष्ट्रपति भी रिलेवेंट है।
ये तो एक ऑर्नामेंटल चीज, इस तरह का चीज़ों को बोलने से हमको लगता है कि रीजन वाइज नहीं है, अपना स्पेसिफिक करते आप हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे बाकी जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जैसे न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये हो, तो ठीक है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहस तलब हैं, इन पर तो बहस हो सकती है और बहस होनी भी चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हम राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग करते हैं, तो इस पर बहस होनी चाहिए कि तो फिर आप संसदीय राजनीति में क्यों हैं? आप जैसे कहते हैं विधान परिषद खत्म करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, आप फिर विधान परिषद में अपने नेता को भेज देते हैं। तो ये तो मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ हम ही लोगों को समय के साथ साथ तो परिस्थिति भी चेंज होती है ना। आप एक तरफ कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से माले ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और अभी फिर पार्टी जो है महागठबंधन का हिस्सा बन गई, तो समय के साथ साथ तो चीज़ें भी बदलती हैं। प्रीति, ये मामला राजद और माले का नहीं है। जब राष्ट्रपति और काउंसिल की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं हम लोग, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे कमलेश जी ने ये कहा कि आप विधान परिषद का विरोध कर रहे थे, लेकिन विधान परिषद में फिर आपने अपना कैंडिडेट भेज दिया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड है ना, स्टैंड है वो मैं कर रहा हूँ, उस स्टैंड से डिफर किए तब ना उसको भेजे। बात समझिए कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपका जो स्टैंड है वो दिखाई पड़ता है ना। सही बात है। ये मान लीजिए कि वो तो दूसरी बात है, आप जब लालू प्रसाद के विरोध करते थे तो किस किस तरह के नारे लगाते थे वो तो हम कह भी नहीं सकते हैं। जिस तरह के नारे माले के लोग लगाते थे लालू प्रसाद को लेकर, उन नारों को तो हम बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ नीति को भी बदलना होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपका स्टैंड एक होना चाहिए। आप जैसे आप राज्यपाल का पद हटा रहे हैं, कल आपका नेता, कल अगर आप सरकार में आ जाते हैं, महागठबंधन की सरकार में, और पता चलेगा आप ही का कोई नेता राज्यपाल बना दिया जाए, तो कह दीजिएगा समय के अनुसार हमने समय के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव किया। तो ये सवाल है। जब मैंने एक बार एक उनके कैडर से बात किया, कहा कि समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार बदलना पड़ता है। तो समय के अनुसार रिजिड क्यों है तब डेमोक्रेटिक में क्यों आए? तब आप अंडरग्राउंड रहते, लेकिन आप डेमोक्रेटिक सेटअप में आए हैं। आप कहते हैं राज्यपाल को खत्म करना ही पोस्ट, तो जैसे राज्यपाल किए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरवीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे ही आए हैं। जी, चलिए इस सवाल जवाब को हम यही समाप्त करते हैं। आखिरी सवाल आप दोनों से है कि जिस तरह से एनडीए के नेता कहते हैं इस बार 400 पार, वही देखा जा रहा है कई जगहों पर एनडीए नेताओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हम सिर्फ बिहार की ही बातें करें तो बिहार में अशोक चौधरी हैं जिनका मुंगेर में जबरदस्त विरोध हो चुका है, गिरिराज सिंह है बेगूसराय में, रविशंकर प्रसाद है पटना साहिब में, और फिर चंद्रवंशी जी हैं जेडीयू से, इनके नेता हैं, और जहानाबाद से उनका भी जबरदस्त विरोध किया गया। जी, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी नाम है उनका। नहीं मिला उनको जी, तो नहीं मिला उनका। क्यों विरोद हो रहा है? विरोध इसलिए कि छिटपुट जो एस्पिरेशन है लोगों के, जो कंस्टिट्यूंसी का मान लो कि एक सेगमेंट है, कोई फतुआ है या मान लीजिए दानापुर है, तो उस सेगमेंट में कुछ लोगों के बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको कि वो लोग एश्योर किए होंगे कि हम आएंगे तो आपको कर देंगे। जी, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं, गोपाल जी ठाकुर का भी जबरदस्त है, जितने का नाम ले रही और बढ़ेगा अभी सेकंड थर्ड फेज के बाद, जहां जहां हो रहा है उसका और गतिशीलता आएगी इसमें। क्योंकि मान लो किसी का पानी का प्रॉब्लम है, किसी के ज़मीन का प्रॉब्लम है, किसी का एक रोड का प्रॉब्लम है। कहीं हम अभी देख रहे थे, कहीं पर एक बोला कि हम लोग नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। एक छोटा सा पैच है रोड गांव का, वो लोग कहे थे कि हम बनेंगे तो करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो एस्पिरेशंस हैं इसको भी देखना पड़ता है। और छोटे लेवल पर ये भी बात सही है कि छोटे लेवल पर बाइकआउट करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी डिमांड को हम रेज कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट उपाय क्या है? जब मेरे मोहल्ले में आएंगे मेरे प्रतिनिधि तो मैं उसका घेराव करूँगा, मैं कहूँगा बताइए, तब उसका मेरा उपाय क्या है कि मुर्दाबाद करेंगे, नारे लगाएंगे, रैली करेंगे, तब वो भागना चाहेंगे। और हमको नहीं लगता है कि ये चीज़ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। किसी भी चीज़ के लिए मैं कैसे आवाज़ उठाएंगे? तो पहली बार तो 5 साल के बाद मेरे पास आप आए हैं, तो मेरे पास तो यही मौका है। आप प्लस आपको रिपीट कर रही है, आपके आका आपकी पार्टी जो है आपको रिपीट कर रही है सेकंड टाइम। मोस्ट ऑफ द पार्टी देखोगे जेडीयू एंड बीजेपी 4-5 को छोड़ दे तो बाकी सब रिपीट है, सब रिपीट है। तो रिपीट को तो और अच्छा है। आपने वादा किया था पिछले बार स्कूल की समस्या को लेकर के, पीएचसी के समस्या को लेकर के, बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पे होती हैं। लार्जर इशू नहीं देखना है इसमें हमको कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना कि नहीं बना, ये हमको नहीं देखना है। वहाँ देखना है कि मेरे जो पीडीएस में गड़बड़ियाँ होती हैं, जो करप्शन का इशू है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है।
और एक तरफ जो वादा किया गया उसको नहीं निभाए तो विरोध का सामना करना प्रधानमंत्री एक पड़ तरफ रहा है। कहते हैं कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आ गए, बोलते हैं ना कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, सॉरी गरीबी रेखा से हट गए। तो 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो 80 करोड़ को धन जो 5 किलो अनाज देते हैं क्यों देते हैं, तो घटना चाहिए। ये बेसिक सवाल है। 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो 80 करोड़ तभी भी मिल रहा है, 5 किलो चावल और गेहूं का आटा, तो वो 80 करोड़ भी तो घटना चाहिए अनुपात में। जी कमलेश जी, आपसे ये जानना है कि विरोध होना कोई नई बात नहीं है। हर बार हर चुनाव में ये देखा जाता है कि नेताओं के ज़बरदस्त विरोध होते हैं, कुछ नेताओं के, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका असर कितना होता है उनके ऊपर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा होंगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जनता की राजनीतिक चेतना का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। अब ये स्थिति नहीं है कि आप किसी भी उम्मीदवार को उनके ऊपर थोप दीजिए और वे स्वीकार कर लेंगे। न सिर्फ मतदाता बल्कि उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी कई जगहों पर विरोध पर उतर रहे हैं। ये इसलिए कि वो सीधे जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की कड़ी है कार्यकर्ता, तो झेलना तो कार्यकर्ताओं को पड़ता है। तो इसलिए अगर आप जनता का काम नहीं कीजिएगा, आप समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा, तो आपको झेलना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में यह जो इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे लोगों की राजनीतिक चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें विरोध भी झेलना होगा, और ये अच्छी बात है जनतंत्र के लिए। एक चीज़ और जोड़ देते हैं खास करके, एक ये भी आक्रोश है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो उसके जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है कार्यकर्ता, जो बताया अभी कमलेश ने कि कार्यकर्ता रोड पर, कार्यकर्ता को तो ऐसे ही दुखी हो गए, क्योंकि ज़्यादातर देखिएगा आप कि सिर्फ बाहर से लाए गए हैं या सीटिंग को नहीं मिला है, या किसी को सीटिंग को तो नहीं मिला जो हार गए। तो सवाल है कि जिसकी उम्मीद थी, मान लो हम 25 वर्ष से किसी कंस्टिट्यूंसी में काम करें, रक्षक करें, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हम सोचे थे कि हमारा नाम भी गया है इंटरनल सर्वे में कि इनका काम अच्छा हुआ है ऊपर के लेवल, लेकिन नहीं मिला। अब मिल गया, कोई बाहर से लोग आए या मान लो कि कोई नए ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड आ गए, तो ये आक्रोश भी तो हमको देखना है ना, हमारे बीच हमारा क्या पोजीशन है। जी, इससे आंतरिक कलह और आंतरिक विरोध बढ़ता है। कैसे लोग सांभवी चौधरी के बारे में बोल रहे हैं कि बाहर से आई ले लिए, कैसे बोल रहे हैं बाकी कैंडिडेट के बारे में कि ये लोग बाहर से हैं। आज मीसा भारती कल बोल रही थी, आज ही बोल रही थी शायद, कि इनको कहा गया, रामकृपाल ने उनको कहा साइबेरियन बर्ड, ये तो साइबेरियन बर्ड है। तो बोले कि नवादा में क्या है, पूर्णिया है, उसमें क्या है, जमुई में क्या है, समस्तीपुर में क्या है, और नाम लूँ क्या, वो ऐसे बोली। इसका मतलब वो कह रही थी कि हमको वो साइबेरियन, वो अपने क्या है, वो तो राजद में थे, वो राजद में थे, चुनाव के समय आ गए भाजपा में, तो वो साइबेरियन बर्ड नहीं है, यही बात कही वो। जी, तो काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये डिबेट कैसा लग रहा है? हम हर दिन नए नए विषय पर आपके लिए चर्चा लेकर आते हैं। आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जन मीडिया इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।